नमस्कार दोस्तों। ये एनसीईआरटी की बुक है। एनसीईआरटी की कक्षा 11 की है। ठीक है ना। ज्योग्राफी की शानदार बुक है, ऑथेंटिक बुक है। इसकी हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है। इसमें अपना पार्ट चल रहा है कौन सा, एक मिनट, ये पार्ट चल रहा है ये प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं। ठीक है, ये पढ़ लिया है अपने यहाँ तक। आपदा क्या है? आपदा प्राय एक अनपेक्षित घटना होती है जो ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है जो मानव के नियंत्रण में नहीं है। यह थोड़े समय में और बिना चेतावनी के घटित होती है, जिसकी वजह से मानव जीवन के क्रियाकलाप अवरुद्ध होते हैं तथा बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। अतः इसे निपटने के लिए हमें सामान्यतः दी जाने वाली वैधानिक आपातकालीन सेवाओं की अपेक्षा अधिक प्रयत्न करने पड़ते हैं। ठीक है। सामान्यतः प्राकृतिक आपदाएं संसार भर के लोगों को व्यापीकृत अनुभव होते हैं और दो आपदाएं न तो समान होती है, नहीं उनमें आपस में तुलना की जा सकती है। ये इम्पोर्टेंट है। 1993 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में भूशिखर सम्मेलन अर्थ समिट और मई 1994 में योकोहामा जापान में आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी आदि विभिन्न स्तरों पर इस दिशा में उठाए जाने वाले ठोस कदम है। प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण, और ये क्या है? अतः 1989 में संयुक्त राष्ट्र सामान्य असेंबली में इस मुद्दे को उठाया गया था और मई 1994 में जापान के योकोहामा नगर में आपदा प्रबंधन की विश्व कॉन्फ्रेंस में इसे औपचारिकता प्रदान कर दी गई। यही बाद में योकोहामा रणनीति तथा अधिक सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना कहा गया। योकोहामा रणनीति संयुक्त राष्ट्र में कब उठाया गया? 1989 में। 1994 में मई। योकोहामा रणनीति तथा अधिक सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना किस नगर में आयोजित की गई? योकोहामा जापान के, मई 1994 में। ये बिंदु है भाई। 1999-2000 को आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक भी घोषित किया गया। तकनीकों में भागीदारी, सूचना का एकत्रण, प्रकीर्णन तथा उपयोग और संसाधनों का संग्रह करना। प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण। भारत में प्राकृतिक आपदाएं भूकंप। भूकंप सबसे ज़्यादा अपूर्व, सूचनीय और विध्वंस प्राकृतिक आपदा है। आपने पहले ही अपनी पुस्तक प्राकृतिक भूगोलों के सिद्धांत राष्ट्रीय शैक्षिक अध्यापक प्रशिक्षण परिषद 2006 में भूकंपों के कारण के बारे में पढ़ा है। भूकंपों की उत्पत्ति विवर्तनिकी से संबंधित है। ये विध्वंसक है और विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। भूकंप पृथ्वी की ऊपरी सतह में विवर्तनिकी गतिविधियों से निकली ऊर्जा से पैदा होते हैं। इसकी तुलना ज्वालामुखी विस्फोट, चट्टान गिरने पढ़ चुके हैं अपन इसको। भूकंप द्वारा क्षतिग्रस्त एक भवन। अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, अति क्षति जोखिम क्षेत्र, मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र, अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र, निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र, अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र। 5 है। ये है भारत भूकंप संभावित क्षेत्र। गहरे वाले हैं उसमें ज़्यादा है और जो कम गहरे हैं उनमें कम है भूकंप। अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र है ना, और अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र। अति अधिक है, फिर अधिक क्षति, फिर मध्यम क्षति, फिर निम्न क्षति, फिर अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र। फिर है भूकंप के सामाजिक पर्यावरणीय परिणाम।
भूकंप के प्रभाव। होने वाले नुकसान को कम किया जाए, इसके लिए निम्नलिखित तरीके हैं। भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना, जिससे भूकंप संभावित क्षेत्रों में लोगों को सूचना पहुंचाई जा सके। जीपीएस, जोग्राफिकल पोजीशन सिस्टम की मदद से प्लेट हलचल का पता लगाया जा सकता है। देश में भूकंप संभावित क्षेत्रों का सुभेद्यता मानचित्र तैयार करना और संभावित जोखिम की सूचना लोगों तक पहुंचाना तथा उन्हें इसके प्रभाव को कम करने के बारे में शिक्षित करना। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में घरों के प्रकार और भवन डिजाइन में सुधार लाना। ऐसे क्षेत्रों में ऊंची इमारतें, बड़े औद्योगिक संस्थान और शहरीकरण को बढ़ावा न देना। अंततः भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप प्रतिरोधी इमारतें बनाना और सुभेद्य क्षेत्रों में हल्के निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करना। जीपीएस, रेसिस्टेंट इमारतें बनाना और सुभेद्य क्षेत्रों में हल्के निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करना। अब पढ़ना है अपन को सुनामी, ठीक है ना, सुनामी। भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है और महासागरीय जल का अचानक विस्थापन होता है। भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होता है। बताइए, महासागरीय धरातल में हलचल पैदा होती है भूकंप के कारण, ज्वालामुखी के कारण, अपरदन के कारण, यहाँ पर हिमस्खलन के कारण। यहाँ पर क और ख, जिसमें भूकंप और ज्वालामुखी है। भूकंप और ज्वालामुखी। भूस्खलन नहीं, भूस्खलन से नहीं। भूस्खलन से समुद्रों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं भाई, जो समुद्र है इसके अंदर भी तो पर्वत है, तो इनमें भूस्खलन होगा तो समुद्री लहरों में प्रभाव पड़ेगा ना, ठीक है ना, प्रभावित करेंगे। हाँ सही है, प्रभावित करेंगे। अपरदन नहीं है तो सुनामी। भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है और महासागरीय जल का अचानक विस्थापन होता है। परिणाम स्वरूप ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगें पैदा होती है, जिन्हें सुनामी यानी कि बंदरगाह लहरें, है ना, बंदरगाह लहरें या भूकंपीय समुद्री लहरें कहा जाता है। सामान्यतः शुरू में सिर्फ एक ऊर्ध्वाधर तरंग ही पैदा होती है, परंतु कालांतर में जल तरंगों की एक श्रृंखला बन जाती है, क्योंकि प्रारंभिक तरंग की ऊंची शिखर और नीची शर्त के बीच जल अपना स्तर बनाए रखने की कोशिश करता है। महासागर में जल तरंग की गति जल की गहराई पर निर्भर करती है। इसकी गति उथले समुद्र में ज़्यादा और गहरे समुद्र में कम होती है। परिणामस्वरूप महासागरों के अंदरूनी भाग इससे कम प्रभावित होते हैं। तटीय क्षेत्रों में ये तरंगें ज़्यादा प्रभावित होती है। मतलब ये है ना, सामान्यतः शुरू में सिर्फ एक ऊर्ध्वाधर तरंग ही पैदा होती है। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या है? ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगें पैदा होती है। बताइए, सुनामी में किस प्रकार की तरंगें पैदा होती है? ऊर्ध्वाधर। यह भूकंपीय समुद्री लहरें कहा जाता है। सामान्यतः शुरू में सिर्फ एक ऊर्ध्वाधर तरंग ही पैदा होती है, परंतु कालांतर में जल तरंगों की एक श्रृंखला बन जाती है, क्योंकि प्रारंभिक तरंग की ऊंची शिखर और नीचे गर्त के बीच जल अपना स्तर बनाए रखने की कोशिश करता है। महासागर में जल तरंग की गति जल की गहराई पर निर्भर करती है। इसकी गति उथले समुद्र में ज़्यादा और गहरे समुद्र में कम होती है। यानी कि जो कम गहरा है ना, उसमें ज़्यादा होती है, और जो ज़्यादा गहरा है उसमें कम होती है। परिणामस्वरूप महासागरों के अंदरूनी भाग इससे कम प्रभावित होते हैं। तटीय क्षेत्रों में ये तरंग ज़्यादा प्रभावित होती है और व्यापक नुकसान पहुंचाती है। इसलिए समुद्र में जलपोत पर सुनामी का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए समुद्र में जलपोत पर
सुनामी का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। समुद्र के आंतरिक गहरे भाग में तो सुनामी महसूस भी नहीं होती। अच्छा, आंतरिक गहरे भाग में सुनामी महसूस भी नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गहरे समुद्र में सुनामी की लहरों की लंबाई अधिक होती है और ऊंचाई कम होती है। इसलिए समुद्र के इस भाग में सुनामी जलपोत को 1 या 2 मीटर तक ही ऊपर उठा सकती है। आई बात समझ में? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गहरे समुद्र सुनामी की लहरों की ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गहरे समुद्र में सुनामी की लहरों की लंबाई अधिक होती है और ऊंचाई कम होती है। इसलिए समुद्र के इस भाग में सुनामी जलपोत को 1 या 2 मीटर तक ही ऊपर उठा सकती है और वह भी कई मिनट में। इसके विपरीत जब सुनामी उथले समुद्र में प्रवेश करती है, दोबारा देखे यार, है ना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है और महासागरीय जल का अचानक विस्थापन होता है। परिणामस्वरूप ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंग पैदा होती है। जिन्हें सुनामी, बंदरगाह लहरें या भूकंपीय समुद्री लहरें कहा जाता है। सामान्यतः शुरू में सिर्फ एक ऊर्ध्वाधर तरंग ही पैदा होती है, परंतु कालांतर में जल तरंगों की श्रृंखला बन जाती है क्योंकि प्रारंभिक तरंग की ऊंची शिखर और नीची गर्त के बीच जल अपना स्तर बनाए रखने की कोशिश करता है। प्रारंभिक तरंग की ऊंची शिखर और नीची गर्त के बीच। महासागर में जल तरंग की गति जल की गहराई पर निर्भर करती है। इसकी गति उथले समुद्र में ज़्यादा, यानी उथले का मतलब है कि कम गहरे, है ना, ज़्यादा और गहरे समुद्र में कम होती है। परिणामस्वरूप महासागरों के अंदरूनी भाग इससे कम प्रभावित होते हैं। तटीय क्षेत्रों में ये तरंगें ज़्यादा प्रभावी होती है और व्यापक नुकसान पहुंचाती है। इसलिए समुद्र में जलपोत पर सुनामी का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। समुद्र के आंतरिक गहरे भाग में तो सुनामी महसूस भी नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गहरे समुद्र में सुनामी की लहरों की लंबाई अधिक होती है और ऊंचाई कम होती है। इसलिए समुद्र के इस भाग में सुनामी जलपोतों को 1 या 2 मीटर तक ही ऊपर उठा सकती है और वह भी कई मिनट में। इसके विपरीत जब सुनामी उथले समुद्र में प्रवेश करती है, इसकी तरंग लंबाई कम होती चली जाती है, समय वही रहता है और तरंग की ऊंचाई बढ़ती जाती है। अच्छा, कई बार तो इसकी ऊंचाई 15 मीटर या उससे भी अधिक हो सकती है, जिससे तटीय क्षेत्र में भीषण विध्वंस होता है। इसलिए इन्हें उथले जल की तरंग भी कहते हैं। उथले जल की तरंग। सुनामी आमतौर पर प्रशांत महासागर के तट पर, जिसमें अलास्का, जापान, फिलीपाइन, दक्षिण पूर्व एशिया के दूसरे द्वीप, इंडोनेशिया, मलेशिया तथा हिंद महासागर में म्यांमार, श्रीलंका और भारत के तटीय भागों में आती है। आई बात समझ में? उथले जल की तरंगें किस किस में आती है? सुनामी प्रशांत महासागरीय तट पर, जिसमें अलास्का, जापान, फिलीपाइन, दक्षिण पूर्व एशिया के दूसरे द्वीप, इंडोनेशिया और मलेशिया तथा हिंद महासागर में म्यांमार, श्रीलंका और भारत के तटीय भागों में आती है। तट पर पहुंचने पर सुनामी तरंगें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त करती है और समुद्र का जल तेजी से तटीय क्षेत्रों में पहुंच जाता है और बंदरगाह, शहरों, कस्बों, अनेक प्रकार के ढांचों, इमारतों और बस्तियों को तबाह करता है। क्योंकि विश्व भर में तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या सघन होती है और ये क्षेत्र बहुत सी मानव गतिविधियों के केंद्र होते हैं। तट पर पहुंचने पर सुनामी तरंगें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त करती है, यानी कि निकालती है, ऊर्जा अपने में से मुक्त करती है, ठीक है ना, और समुद्र का जल तेजी से तटीय क्षेत्रों में घुस जाता है और बंदरगाह, शहरों, कस्बों, अनेक प्रकार के ढांचों, इमारतों, बस्तियों को तबाह करता है।
क्योंकि विश्व भर में तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या सघन होती है और वे क्षेत्र बहुत सी मानव गतिविधियों के केंद्र होते हैं। यहाँ दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी अधिक जानमाल को नुकसान पहुँचाती है। सुनामी से हुई बर्बादी का अनुमान आपकी पुस्तक भूगोल में प्रायोगिक कार्य भाग 1 2006 में दिए हुए बांदा इंडोनेशिया के क्षेत्र से लगाया जा सकता है। सुनामी प्रभावित क्षेत्र सब टूट फूट कर दी भाई। ना भाई दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी के प्रभाव को कम करना कठिन है, क्योंकि इससे होने वाले नुकसान का पैमाना बहुत बृहद है। किसी अकेले देश या सरकार के लिए सुनामी जैसी आपदा से निपटना संभव नहीं है, अतः इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रयास आवश्यक है, जैसा कि 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी के समय किया गया था। ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, सुनामी कब आई थी? नहीं, कब आई थी, किस तट पर आई थी, किन किन को प्रभावित किया था, ऐसे ही था कुछ। 26 दिसंबर की बात है 2004 को, जिसके कारण 3 लाख से अधिक लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। 3 लाख गए भाई, भगवान को प्यारे हो गए 3 लाख। कब है? 26 दिसंबर 2004 की बात है। इस सुनामी आपदा के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र में शामिल होने का फैसला किया है। अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र में शामिल होने का फैसला किया है। 3 लाख। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, अब चक्रवात है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र और 30 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री दक्षिणी, यानी कि ये अपनी पृथ्वी है ना। जब ये बोल रहा है क्या, ये भूमध्य रेखा है ना, जब 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं ये एरिया में, ठीक है, बीच पाए जाते हैं। ये आमतौर पर 500 से 1000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला होता है। इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 12 से 14 किलोमीटर हो सकती है। 12 से 14 किलोमीटर हो सकती है। अच्छा, चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात ये प्रबंधन एक ऊष्मा इंजन की तरह होते हैं, जिसे ऊर्जा प्राप्ति समुद्र सतह से प्राप्त जलवाष्पों की सघन प्रक्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों को मतभेद है। इनकी उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित प्रारंभिक परिस्थितियों को होना आवश्यक है। लगातार पर्याप्त मात्रा में उष्ण व आर्द्र वायु की सतत उपलब्धता, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में गुप्त ऊष्मा निर्मुक्त हो। लगातार और पर्याप्त मात्रा में उष्ण व आर्द्र वायु की सतत उपलब्धता, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में गुप्त ऊष्मा निर्मुक्त हो। तीव्र कोरियोलिस बल जो केंद्र के निम्न वायुदाब को बढ़ने न दे। भूमध्य रेखा के आसपास 0 से 5 कोरियोलिस बल कम होता है और परिणामस्वरूप यहाँ से चक्रवात उत्पन्न नहीं होते। 1 मिनट। लगातार और पर्याप्त मात्रा में उष्ण व आर्द्र वायु की सतत उपलब्धता, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में गुप्त ऊष्मा निर्मुक्त हो। तीव्र कोरियोलिस बल जो केंद्र के निम्न वायु दाब को भरने न दें। तीव्र कोरियोलिस बल जो केंद्र के निम्न वायु दाब को भरने न दें। भूमध्य रेखा के आसपास 0 से 5 कोरियोलिस बल कम होता है और परिणामस्वरूप यहाँ से चक्रवात उत्पन्न नहीं होते। अच्छा, जैसे कि ये भूमध्य रेखा है तो 0 से 5 इधर कम होता है, परिणामस्वरूप यहाँ से चक्रवात उत्पन्न नहीं होते। चुंबकमंडल में अस्थिरता, जिससे स्थानीय स्तर पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाते हैं। इन्हीं के चारों चक्रवात भी विकसित हो सकते हैं। निम्न वायुदाब की बात है, निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाते हैं। मजबूत ऊर्ध्वाधर वायुफान
की अनुपस्थिति को नम और गुप्त ऊष्मा युक्त वायु के ऊर्ध्वाधर बहाव को अवरुद्ध करें। वायुपान की अनुपस्थिति और नम और गुप्त ऊष्मा युक्त वायु के ऊर्ध्वाधर बहाव को अवरुद्ध करें। भारत में चक्रवातों का क्षेत्रीय और समयानुसार वितरण। भारत की आकृति प्रायद्वीपीय है और इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। अतः यहाँ आने वाले चक्रवात इन्हीं दो जलीय क्षेत्रों में पैदा होते हैं। कौन कौन से में? इसके पूर्व में बंगाल है ना, इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर। अतः यहाँ आने वाले चक्रवात इन्हीं दो जलीय क्षेत्रों में पैदा होते हैं। मानसूनी मौसम के दौरान चक्रवात 10 डिग्री से 15 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच पैदा होते हैं। मानसूनी मौसम के दौरान 10 डिग्री से 15 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच पैदा होते हैं। उत्तर बोला है ओनली, ठीक। उत्तर का मतलब ये है जैसे कि ये तो ऊपर साइड 10 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ज़्यादातर अक्टूबर और नवंबर में बनते हैं। यहाँ से चक्रवात 16 से 21 उत्तर तथा 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से पश्चिम में पैदा होते हैं, परंतु जुलाई में ये सुंदरबन डेल्टा के करीब 18 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पश्चिम में उत्पन्न होते हैं। 1 मिनट। भारत में चक्रवातों का क्षेत्रीय और समयानुसार वितरण। भारत की आकृति प्रायद्वीपीय है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। कोई दिक्कत नहीं। अतः यहाँ आने वाले चक्रवात इन्हीं दो जलीय क्षेत्रों में पैदा होते हैं। मानसूनी मौसम के दौरान चक्रवात 10 से 15 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच पैदा होते हैं। अब वो पूछ लेगा, बताइए मानसूनी मौसम के दौरान चक्रवात किन अक्षांशों के बीच पैदा होते हैं। एक तो यही दे देगा उत्तर, और एक ही ऑप्शन में यही आंकड़े दे देंगे 10 डिग्री 15 डिग्री, लेकिन वो दक्षिण दे देगा। 10 डिग्री से 15 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच पैदा होते हैं। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ज़्यादातर अक्टूबर नवंबर में बनते हैं। बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी। यहाँ से चक्रवात 16 डिग्री से 21 डिग्री उत्तर तथा 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से पश्चिम में पैदा होते हैं, परंतु जुलाई में ये सुंदरबन डेल्टा के करीब 18 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर से पश्चिम में उत्पन्न होते हैं। 92, 90, 16 से 21, 18। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के परिणाम। यह पहले बताया जा चुका है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत उष्ण आर्द्र वायु से प्राप्त होने वाली गुप्त ऊष्मा है। अतः समुद्र से दूरी बढ़ने पर चक्रवात का बल कमजोर हो जाता है। भारत में चक्रवात जैसे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में दूर जाता है, उसका बल कमजोर हो जाता है। तटीय क्षेत्रों में अक्सर उष्णकटिबंधीय चक्रवात 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से टकराते हैं। इससे तूफान क्षेत्र में समुद्र तल भी असाधारण रूप से ऊपर उठा होता है, जिसे तूफान या मोहर्मी स्टॉर्म सर्ग कहा जाता है। परिणाम है, यह पहले बताया जा चुका है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत उष्ण आर्द्र वायु से प्राप्त होने वाली गुप्त ऊष्मा है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत उष्ण आर्द्र वायु से प्राप्त होने वाली गुप्त ऊष्मा है। अतः समुद्र से दूरी बढ़ने पर चक्रवात का बल कमजोर हो जाता है। भारत में चक्रवात जैसे बंगाल की खाड़ी अरब सागर से दूर जाता है, उसका बल कमजोर हो जाता है। तटीय क्षेत्रों में अक्सर उष्णकटिबंधीय चक्रवात 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से टकराते हैं। इससे तूफानी क्षेत्र में समुद्र तल भी असाधारण रूप से ऊपर उठा होता है, जिसे तूफान मोहर्मी स्टॉर्म सर्ग का। यार यहाँ से क्वेश्चन कैसे भी दे देगा, वो काफ़ी क्वेश्चन पड़े हैं यहाँ। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के परिणाम।
यह पहले बताया जा चुका है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? उष्ण आर्द्र वायु से प्राप्त होने वाली गुप्त ऊष्मा है। उष्ण आर्द्र वायु से प्राप्त होने वाली गुप्त ऊष्मा है। अतः समुद्र से दूरी बढ़ने पर चक्रवात का बल कमजोर हो जाता है। भारत में चक्रवात जैसे जैसे बंगाल की खाड़ी अरब सागर से दूर जाता है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से दूर जाता है, उसका बल कमजोर हो जाता है। तटीय क्षेत्रों में अक्सर उष्णकटिबंधीय चक्रवात 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से टकराते हैं। इसे तूफानी क्षेत्र में समुद्र तल भी असाधारण रूप से ऊपर उठा होता है, जिसे तूफान मोहिमी। इसे तूफान क्षेत्र में समुद्र तल भी असाधारण रूप से ऊपर उठा होता है। ये क्या मतलब है भाई? जिसे तूफान मोहर्मी कहा जाता है। बुद्ध देगा तूफान मोहर्मी क्या है? समुद्र तल में मोहर्मी वायु समुद्र और जमीन की अंतःक्रिया से उत्पन्न होता है। तूफान में अत्यधिक वायु दाब प्रवणता और अत्यधिक तेज सतही पवन उफान को उठाने वाले बल है। इसे समुद्र जल तटीय क्षेत्रों में घुस जाता है। वायु की गति तेज होती है और भारी वर्षा होती है। समुद्र तल में मोहर्मी वायु और समुद्र और जमीन की अंतत क्रिया से उत्पन्न होता है। समुद्र से उत्पन्न होता है। तूफान में अत्यधिक वायुदाब प्रवणता और अत्यधिक तेजी से सतही पवन उफान को उठाने वाले बल है। समुद्र तल में मोहर्मी वायु समुद्र और जमीन की अंतःक्रिया से उत्पन्न होती है। समुद्र और जमीन की, ठीक है। तूफान में अत्यधिक वायुदाब प्रवणता और अत्यधिक तेज सतही पवन उफान को उठाने वाले बल हैं। इससे समुद्री जल तटीय क्षेत्रों में घुस जाता है। वायु की गति तेज होती है और भारी वर्षा होती है। मोहर्मी इस तटीय क्षेत्र में बस्तियां खेत पानी में डूब जाते हैं तथा फसलों और कई प्रकार के मानव ढांचों का विनाश होता है। अब है बाढ़। बाढ़ आपने बाढ़ के बारे में समाचार पत्रों में पढ़ा होगा और टेलीविज़न पर के दृश्य देखे होंगे कि किस तरह कुछ क्षेत्र वर्षा ऋतु में बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। नदी का जल उफान के समय जल वाहिकाओं को तोड़ता हुआ मानव बस्तियों और आसपास की जमीन पर खड़ा हो जाता है और बाढ़ की स्थिति पैदा कर देता है। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में बाढ़ आने के कारण जाने पहचाने हैं। बाढ़ आमतौर पर अचानक नहीं आती और कुछ विशेष क्षेत्रों और ऋतु में नहीं आती है। बाढ़ की बात कर रहे हैं अपन, अचानक नहीं आती, कुछ विशेष क्षेत्रों और ऋतु में ही आती है। बाढ़ तब आती है जब नदी जल वाहिकाओं में इनकी क्षमता से अधिक जल बहाव होता है। जल बाढ़ के रूप में मैदान के निचले हिस्सों में बढ़ जाता है। कई बार तो झीलें और आंतरिक जल क्षेत्रों में क्षमता से अधिक जल बढ़ जाता है। बाढ़ आने के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे तटीय क्षेत्रों में तूफानी मोहर्मी। तूफानी मोहर्मी क्या है ये दे रखे देखिए। समुद्र तल में मोहर्मी वायु समुद्र है ना, समुद्र और जमीन की अंतःक्रिया से उत्पन्न होता है। तूफान प्रति वायुदाब प्रवणता और अत्यधिक तेज सतही पवन उफान को उठाने वाले बल हैं। इससे समुद्री जल तटीय क्षेत्रों में घुस जाता है। वायु की गति तेज होती है और भारी वर्षा होती है। तटीय क्षेत्रों में तूफान मोहर्मी लंबे समय तक होने वाली तेज बारिश, हिम का पिघलना, जमीन की अंतस्पंदन इनफ्लेक्शन दर में कमी आना और अधिक मृदा अपरदन के कारण नदी जल में जलोढ़ की मात्रा में वृद्धि होना। हालांकि बाढ़ विश्व में विस्तृत क्षेत्र में आती है तथा काफ़ी तबाही लाती है, परंतु दक्षिण और दक्षिण पूर्वी दक्षिण और दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के देशों विशेषकर चीन, भारत और बांग्लादेश में इसकी बारंबार तो होने वाले नुकसान अधिक है। ये एरिया में ज़्यादा है, ये एरिया
दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में बाढ़ की उत्पत्ति और उसके क्षेत्रीय फैलाव मानव एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है ना। वो ये दे देगा, बताइए किस प्राकृतिक आपदा में मनुष्य की महत्वपूर्ण भूमिका अधिक है? बाढ़ में, सुनामी में, भूकंप में? बाढ़ में है। ठीक है ना। मानवीय क्रियाकलापों, अंधाधुंध वन कटाव, अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियाँ, प्राकृतिक अफवाहें। मानवीय क्रियाकलापों, अंधाधुंध वन कटाव, अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियाँ, प्राकृतिक अफवाह, तंत्रों का अवरुद्ध होना तथा नदी जल और बाढ़ग्रस्त मैदानों पर मानव बसाव की वजह से बाढ़ की तीव्रता, परिमाण और विध्वंसता बढ़ जाती है। भारत के विभिन्न राज्यों में बार बार आने वाली बाढ़ के कारण जान माल का भारी नुकसान होता है। सुनामी में 3 लाख लोग मर गए थे भाई। 3 लाख किसे कहते हैं? कब आई थी सुनामी? 1 मिनट है ना, 2004 में। तो 4 तो पता है, लेकिन डेट क्या है? सुनामी ये 26 दिसंबर 2004 को, 26 दिसंबर 2004 को 3 लाख से अधिक लोगों को। उष्णकटिबंधीय चक्रवात 30 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। ठीक है। विध्वंसता बढ़ जाती है। भारत के विभिन्न राज्यों में बार बार आने वाली बाढ़ के कारण जान माल का भारी नुकसान होता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश में 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। 4 करोड़। मानचित्र 6.6 भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को दर्शाता है। असम, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में से हैं। असम, पश्चिम बंगाल और बिहार। इसके अतिरिक्त उत्तर भारत की ज़्यादातर नदियाँ विशेषकर पंजाब और उत्तर प्रदेश में बाढ़ लाती रहती है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब आकस्मिक बाढ़ से पिछले कुछ दशकों में जलमग्न होते रहे हैं। इसका कारण मानसून वर्षा की तीव्रता तथा मानव कार्यकलापों द्वारा प्राकृतिक आपात तंत्र का अवरुद्ध होना है। कई बार तमिलनाडु में बाढ़ नवंबर से जनवरी माह के बीच वापस लौटती मानसून द्वारा आती है। नवंबर से जनवरी माह के बीच। नवंबर से जनवरी दे रखा है भाई इसमें। वैसे अक्टूबर नवंबर में होती है ज़्यादा बरसात, है ना। वापस लौटती मानसून द्वारा आती है। बाढ़ परिणाम और नियंत्रण। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश मैदान क्षेत्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात के तटीय क्षेत्र तथा पंजाब, राजस्थान, उत्तर गुजरात और हरियाणा में बार बार बाढ़ आने और कृषि भूमि तथा मानव बस्तियों के डूबने से देश की आर्थिक व्यवस्था तथा समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बाढ़ न सिर्फ फसलों को बर्बाद करती है बल्कि आधारभूत ढांचा जैसे कि सड़कें, रेल, पटरी, पुल, मानव बस्तियों को भी नुकसान पहुंचाती है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कई तरह की बीमारियां जैसे कि हैजा, आंत्र शोथ, हेपेटाइटिस, दूसरी दूषित जल जनित बीमारियां फैल जाती है। और उसने ये पूछ लिया ना, ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सी जल जनित बीमारी है? हैजा है, आंत्रशोथ है, आंत्रशोथ और हेपेटाइटिस। ठीक है। दूसरी ओर बाढ़ से कुछ लाभ भी हैं। हर वर्ष बाढ़ खेतों को उपजाऊ मिट्टी लाकर जमा करती है जो फसलों के लिए बहुत लाभदायक है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मेजोली
असम जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, असम में है ये, मजोली। मजोली जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, हर वर्ष बाढ़ग्रस्त होता है, परंतु यहाँ चावल की फसल बहुत अच्छी होती है। लेकिन ये भाग भीषण नुकसान के सामने गौण मात्र है। लेकिन ये लाभ, मजोली कहाँ है? असम में। किस नदी में? ब्रह्मपुत्र नदी में। भारत सरकार और राज्य सरकारें हर वर्ष बाढ़ से पैदा होने वाली गंभीर स्थिति से अवगत हैं। ये सरकार बाढ़ की स्थिति से कैसे निपटती है, इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार होने चाहिए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तटबंध बनाना, नदियों पर बांध बनाना, वनीकरण और आमतौर पर बाढ़ लाने वाली नदियों के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाना। देखें, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तटबंध बनाना, महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार होने चाहिए। एक तो ये है। दूसरा है नदियों पर बांध बनाना, वनीकरण और आमतौर पर बाढ़ लाने वाली नदियों के ऊपर जल ग्रहण क्षेत्र में निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाना, नदी वाहिकाओं पर बसे लोगों को कहीं और बसाना और बाढ़ के मैदानों में जनसंख्या के जमाव पर नियंत्रण रखना। इस दिशा में कुछ और कदम हो सकते हैं। आकस्मिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के पश्चिम और उत्तरी भागों में यह ज़्यादा उपयुक्त कदम होंगे। तटीय क्षेत्रों में चक्रवात सूचना केंद्र, तूफान के उफान। तटीय क्षेत्रों में चक्रवात तूफान। तटीय क्षेत्रों में चक्रवात सूचना केंद्र तूफान के उफान से होने वाले प्रभाव को कम कर सकते हैं। सूचना केंद्र, यह है बात भाई। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तटबंध बनाना यानी कि बांध, नदियों पर बांध बनाना, वनीकरण और आमतौर पर वनीकरण का मतलब है पौधे लगाने यानी वन लगाना, बाढ़ लाने वाली नदियों के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाना है, नदी वाहिकाओं पर बसे लोगों को कहीं और बसाना और बाढ़ के मैदान जनसंख्या के जमाव पर नियंत्रण रखना। दिशा में कुछ और कदम हो सकते हैं। आकस्मिक बाढ़ प्रभावित देश के पश्चिम और उत्तरी भागों में ये ज़्यादा उपयुक्त कदम होंगे। तटीय क्षेत्रों में चक्रवात सूचना केंद्र तूफान तूफान से होने वाले प्रभाव को कम कर सकते हैं। सूखा, बाढ़ के समय ब्रह्मपुत्र, ये काम का है भाई। वायु तथा चक्रवात आपदा क्षेत्र, वायु तथा चक्रवात आपदा क्षेत्र, वायु तथा चक्रवात आपदा क्षेत्र। जब देखें अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, बी, बी मतलब 55 ms मिनट प्रति सेकंड। बेग है शायद ये, बी से है ना, बेग है 55 मीटर प्रति सेकंड, कुछ ऐसे है। अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र ए वाड़ा सबसे गहरा। एक तो ये है, ये वाड़ा है, फिर ऊपर वाड़ा है, इसके बाद में
ये तो घेरा नहीं है भाई, है ना। गुजरात मत कर देना तो। गुजरात सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा है ये क्या है ये, वायु तथा चक्रवात आपदा क्षेत्र। तो सिर्फ दो है, कौन से, एक तो ये है नीचे साइड, है ना, ये एक तो ये एरिया है, और एक ये है लद्दाख वाला। लद्दाख वाला है। अच्छा, यहाँ बरसात भी कम होती है। ठीक है। इसके बाद में है सेकंड नंबर वाला कम गहरा, अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र बी, 50 मीटर प्रति सेकंड है। जब ये वाला है भाई साहब, इसका काफ़ी है एरिया, एक काफ़ी नहीं है ना। ये है बीच वाला, ये चारों ओर है ना जो नहीं है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके हैं, तो पहाड़ी इलाके से नीचे साइड का है ये। ठीक है भाई। और एक मिनट, है ना। और तटीय क्षेत्र है, लेकिन तटीय क्षेत्र कौन सा है, पूर्वी है, सिर्फ ये तटीय क्षेत्र है। और और गुजरात का है, यही है ना, कम गहरे अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र। पश्चिम तट नहीं है, ये बात विशेष ध्यान देने योग्य है। पूर्वी तट है, पूर्वी तट है। पूर्वी तट के बाद में असम है, लेकिन असम के जो बाउंड्री बनाते हैं वो नहीं है, उनसे और इधर साइड के हैं, और गुजरात है। अब जाके बाद में है भाई अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र। जब ये कम गहरा, कम गहरे का मतलब एक तो ये एरिया इधर नहीं है भाई, पश्चिम तट पर कुछ नहीं है इधर, है ना। फिर अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, चक्रवात की बात पढ़ रहे हैं अपन। फिर ये पूरा एरिया है अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र है, इसका काफ़ी एरिया है भाई। ये मानसून पर निर्भर करता है ना। और ये वाला ही इसके चारों ओर है ये। ठीक है। अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, फिर मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र पश्चिम तट है ना, पश्चिम तट है। और पश्चिम तट है, ऊपर तो नहीं है कुछ भी, पश्चिम तट है। और ये पूर्वी तट, मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र, मध्यम क्षति इसका काफ़ी एरिया है मध्यम क्षति का, लेकिन ये मध्य भारत में है लगभग में, लेकिन ये इधर भी है भाई, ये हिमालय वाला। और मध्यम क्षति मध्य भारत है पूरा, ठीक नीचे तक है मध्य भारत, सबसे ज़्यादा यही है मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र। और निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र कर्नाटक का एरिया है ना, कर्नाटक का एरिया है। निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र 34 मीटर प्रति सेकंड, 39, 44, जब 55, 50, फिर 47, फिर 44, फिर 39, फिर 34। अच्छा, ठीक है। तो है सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हम गुजरात नहीं है, सबसे ज़्यादा फिर ये है। इसके बाद में है अति अधिक क्षति, जिसमें गुजरात है और ये असम का एरिया है और पूर्वी तट है। फिर अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र में है ये उत्तरी भारत, है ना, मैदानी क्षेत्र। फिर मध्यम क्षति पश्चिम तट है और पूर्वी तट भी है। फिर मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र
मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र, मध्यम मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र, मध्यम क्षति जोखिम, दोनों बेर एक ही है कि नाम देख। मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र, मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र सेम नाम है। मानवीय त्रुटि होगी कुछ, ठीक है, यानी कि इससे कम है। यह है भाई वायु तथा चक्रवात आपदा क्षेत्र। आगे चलते हैं। सूखा, 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 सूखा ऐसी स्थिति को कहा जाता है जब लंबे समय तक कम वर्षा, अत्यधिक वाष्पीकरण और जलाशयों तथा भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से भूजल पर जल की कमी हो जाए। सूखा, ठीक है ना। सूखा ऐसी स्थिति को कहा जाता है जब लंबे समय तक कम वर्षा, अत्यधिक वाष्पीकरण और जलाशयों तथा भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से भूजल पर जल की कमी हो जाए। सूखा एक जटिल परिघटना है जिसमें कई प्रकार के मौसम विज्ञान संबंधी तथा अन्य तत्व जैसे कि वृष्टि, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, भौमजल, मृदा में नमी, जल भंडारण व भरण, कृषि पद्धतियाँ, विशेषतः उगाई जाने वाली फसलें, सामाजिक आर्थिक गतिविधियाँ और पारिस्थितिकी शामिल है। सूखे के प्रकार, ठीक है। मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, मौसम विज्ञान संबंधी सूखा यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है और इसका सामयिक और स्थानीय वितरण भी असंतुलित होता है। सूखे के प्रकार, मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, मौसम विज्ञान संबंधी सूखा यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है, इसका सामयिक और स्थानीय वितरण भी असंतुलित होता है। अलग अलग सूखे हैं यार ये। मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, कृषि सूखा, इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है। मिट्टी में आर्द्रता की कमी कारण इस फसलें मुरझा जाती है। जिन क्षेत्रों में 30% से अधिक कुल बोए गए क्षेत्र में सिंचाई होती है उन्हें भी सूखा प्रभावित क्षेत्र नहीं माना जाता। उन्हें भी सूखा प्रभावित क्षेत्र नहीं माना जाता। कृषि सूखा, जल विज्ञान संबंधी सूखा यह स्थिति तब पैदा होती है जब विभिन्न जल संग्रहण, जलाशय, जलभूत और झीलें इत्यादि का स्तर वृष्टि द्वारा किए जाने वाली जलापूर्ति के बाद भी नीचे गिर जाए। जल विज्ञान संबंधी यह स्थिति तब पैदा होती है जब विभिन्न जल संग्रहण, जलाशय, जलभूत और झीलों इत्यादि का स्तर वृष्टि द्वारा किए जाने वाली जलापूर्ति के बाद भी नीचे गिर जाए। जल विज्ञान संबंधी सूखा क्या है? कृषि सूखा क्या है? मौसम विज्ञान संबंधी सूखा क्या है? पारिस्थितिकी सूखा, जब प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में जल की कमी से उत्पादकता में कमी हो जाती है, परिणामस्वरूप पारिस्थितिक तंत्र में तनाव आ जाता है तथा यह क्षतिग्रस्त हो जाता है और पारिस्थितिक सूखा कहलाता है। भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र, भारतीय कृषि काफ़ी हद तक मानसून वर्षा पर निर्भर करती है। भारतीय जलवायु तंत्र में सूखा और बाढ़ महत्वपूर्ण तत्व है। कुछ अनुमानों के अनुसार भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र, कुछ अनुमानों के अनुसार भारत में सूखा, यह है भाई सूखा। आई समझ में अकाल बोल सकते हैं।
कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19% भाग जनसंख्या का और 12% हिस्सा हर वर्ष सूखे से प्रभावित होता है। देश का लगभग 30% क्षेत्र सूखे से प्रभावित हो सकता है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19% भाग और जनसंख्या का 12% हिस्सा हर वर्ष सूखे से प्रभावित होता है। देश का लगभग 30% क्षेत्र सूखे से प्रभावित हो सकता है, इसमें 5 करोड़ लोग इससे प्रभावित होते हैं। ये प्राय देखा गया है कि जब देश के कुछ भागों में बाढ़ कहर ढा रही होती है, उसी समय दूसरे भाग सूखे से जूझ रहे होते हैं। ये मानसून में परिवर्तनशीलता और इसके व्यवहार में अनिश्चितता का परिणाम है। सूखे का प्रभाव भारत में बहुत व्यापक है, परंतु कुछ क्षेत्र यहाँ से बार बार पड़ते हैं और यहाँ पर उनका असर अधिक सूखे की तीव्रता के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों में बांटा गया है। दोबारा देख भाई, कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19% भाग कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19% भाग और जनसंख्या का 12% हिस्सा हर वर्ष सूखे से प्रभावित होता है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19% भाग और जनसंख्या का, जैसे कि ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, तो इसका 19% भाग और जनसंख्या का है ना, जनसंख्या का 12% हिस्सा हर वर्ष सूखे से प्रभावित होता है। 19 और 12, देश का लगभग 30% क्षेत्र सूखे से प्रभावित हो सकता है, जिसमें 5 करोड़ लोग इससे प्रभावित होते हैं। ये प्राय देखा गया कि जब देश के कुछ भागों बाढ़ कहर ढा रही होती है, उसी समय दूसरे भाग में सूखे से जूझ रहे होते हैं। ये मानसून में परिवर्तनशीलता और इसके व्यवहार में अनिश्चितता का परिणाम है। सूखे का प्रभाव भारत में बहुत व्यापक है, परंतु कुछ क्षेत्र यहाँ से बार बार पड़ते हैं। कुछ क्षेत्र जहाँ ये बार बार पड़ते हैं और उनका असर अधिक है। सूखे की तीव्रता के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों में बांटा गया है। जब सुन मेरी बात, देश के कितने क्षेत्र पर पड़ता है कुल में से? 19 पर। और सूखे से प्रभावित होता है 12%। और देश का लगभग 30% क्षेत्र सूखे से प्रभावित हो सकता है। जिसमें 5 करोड़ लोग इससे प्रभावित होते हैं। यह प्राय देखा गया कि जब देश के कुछ भागों में बाढ़ कहर ढा रही होती है, उसी समय दूसरे भाग से सूखे जूझ रहे होते हैं। यह मानसून में परिवर्तनशीलता और इसके व्यवहार में अनिश्चितता का परिणाम है। सूखे का प्रभाव भारत में बहुत व्यापक है, परंतु कुछ क्षेत्र जहाँ से बार बार पड़ते हैं और जहाँ उनका असर अधिक है, सूखे की तीव्रता के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों में बांटा गया है। 19%, जनसंख्या का 12%, और अपने देश का, ये तो हो गई वर्ल्ड की 19% भाग और जनसंख्या का 12, और अपने देश में 30%, जिनसे 5 करोड़ लोग। अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र। मानचित्र 6.8 दर्शाता है कि राजस्थान में ज़्यादातर भाग, विशेषकर अरावली के पश्चिम स्थित मरुस्थली और गुजरात का कच्छ क्षेत्र अत्यधिक सूखा प्रभावित है। इसमें राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिले भी शामिल है और यहाँ 90 मिलीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है। 90 मिलीलीटर से अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र। इसमें राजस्थान के पूर्वी भाग अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र। पूर्वी भाग मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भाग, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग, आंध्र प्रदेश के अंदरूनी भाग, पूर्वी भाग हैं, तो पहाड़ी इलाका है ना। मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भाग, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग,
आंध्र प्रदेश के अंदरूनी भाग और कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु के उत्तरी भाग, झारखंड का दक्षिण भाग और उड़ीसा का आंतरिक भाग शामिल है। कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु के उत्तरी भाग, झारखंड का दक्षिण भाग, उड़ीसा का आंतरिक भाग शामिल है। कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु के उत्तरी भाग, झारखंड का दक्षिण भाग और उड़ीसा का आंतरिक भाग शामिल है। मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र, मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र। ये कौन से थे? ये अत्यधिक थे, अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र थे। और मध्यम में कौन कौन आ रहे हैं भाई? इस वर्ग में राजस्थान के उत्तरी भाग, उत्तर में तो यार नहर वगैरह है, जो वहाँ कहाँ सूखा है भाई, अने नहरों की वजह से कम है। अब हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले, गुजरात के बचे हुए जिले, कोंकण को छोड़कर महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु में कोयम्बटूर पठार और आंतरिक कर्नाटक शामिल। भारत के बचे हुए भाग बहुत कम या न के बराबर सूखे से प्रभावित है। नक्शा देखते हैं। सूखा प्रवण क्षेत्र है और ये क्या है? बाढ़ संभावित क्षेत्र। बाढ़ को देखते हैं पहले। बाढ़ पड़ी थी अभी, है ना? सिंधु नदी, फिर सिंधु के बाद में है सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज नदी, फिर ब्यास नदी, यमुना, गंगा, शारदा नदी। यमुना है, ये गंगा है। चंबल किस में मिलती है? यमुना नदी में। शारदा नदी, यमुना, गंगा, शारदा, फिर घाघरा, गंडक, कोसी। यमुना नदी, गंगा, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी नदी। चंबल, सिंध नदी, बेतवा नदी, कैन नदी, सोन नदी काफ़ी बड़ी है भाई। ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी इधर बहती है पश्चिम तट की ओर। सोन नदी, गंगा नदी, कोसी नदी। कोसी नदी कौन सी है? ये है कोसी नदी। ये कोसी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, तिहांग नदी, लोहित नदी। तिहांग, लोहित, फिर ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, फिर शारदा, घाघरा, गंडक। यमुना है पहले, फिर गंगा, फिर शारदा, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी। लूनी नदी, है ना? चंबल, सिंधु, सिंध है, सिंधु नहीं, सिंध। बेतवा, बेतवा, सिंधु, बेतवा, बेतवा ये है, बेतवा। कैन नदी, सोन नदी, साबरमती नदी, माही नदी। तापी नदी, पैनगंगा नदी। कैन नदी अधिक है, ना? कैन अधिक है, कैन अलग है। कैन अलग है, पैन गंगा अलग है। कैन नदी अलग है, पैन गंगा अलग है। कैन अलग है, पैन गंगा अलग है। देखा जाए तो ना, ये उत्तर का हो गया। माही, माही अलग है। माही के नीचे नर्मदा है, नर्मदा के नीचे तापी है। एक क्वेश्चन आया था, बताइए इनमें से कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहती है?
सोन नदी है ना, सोन कैन, ये पैन है गोदावरी। तो ये कौन सी नदी बना रही है, ये गोदावरी है पूरी। पैन गोदावरी, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, कावेरी नदी, कावेरी, फिर तुंगभद्रा, कावेरी, कावेरी के बाद में तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा के बाद में कृष्णा नदी, गोदावरी, पैनगंगा नदी। बाढ़ संभावित क्षेत्र हैं, ये जो गहरा गहरा दिख रहा है ना, जो है यहाँ भी है, लेकिन यहाँ नदी नहीं है, फिर भी है यहाँ। ये देखिए, यहाँ पे नदी नहीं है, फिर भी यह तो है, ये कोसी नदी, महानदी, ब्रह्मपुत्र है ना, कोसी नदी, गंगा नदी, गंडक, घाघरा, शारदा, गंगा, यमुना। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, बताइए। उत्तर से दक्षिण नदियों को आरोही यहाँ पर क्रमबद्ध रूप से लिखी है, यहाँ पर सम्मिलित कीजिए। दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम, कैसे भी दे सकता है वो। तापी नदी, साबरमती नदी, माही नदी, पैनगंगा, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी नदी, महानदी। उत्तर में ज़्यादा है नदी। अब है सूखा प्रभावित क्षेत्र, प्रवण। प्रवण मतलब प्रभावित क्षेत्र। जोन 1 अत्यधिक, जोन 2 गंभीर, जोन 3 सामान्य, सूखा रहित क्षेत्र। जोन 1 अत्यधिक, जोन 1 अत्यधिक, ठीक। जोन 1 अत्यधिक, जोन 2 गंभीर, जोन 3 सामान्य, सूखा रहित। जब जोन 1 गंभीर यानी गहरा वाला, जब भाई साहब गहरा वाला, तो सिर्फ ये है, कौन सा, ये है गहरा वाला, गहरा वाला है सूखा प्रवण क्षेत्र, गहरा वाला। जोन 2 गंभीर, जोन 2 गंभीर, मध्य भारत में ज़्यादा है ना, मध्य भारत ये है, ये प्रायद्वीपीय पठार है, गंभीर। राजस्थान आ रहा है ज़्यादातर भैया, लेकिन राजस्थान खनिज और इनकी वजह से भाई साहब पिछड़ा हुआ राज्य नहीं है, बीच क्या है, ठीक है ना। जोन 3 सामान्य, जोन 3 सामान्य, सामान्य ये है, सामान्य, सामान्य। और सूखा रहित क्षेत्र, सफ़ेद है जो सूखा रहित है। जब यहाँ तो नदियाँ है, जब ये तो सूखा रहित ही रहेगा, है ना। असम में भी सूखा रहित है, काफ़ी पानी है, कोई टेंशन नहीं, है ना। फिर लेकिन पश्चिम साइड में सूखा ज़्यादा है भाई, पश्चिम तट यहाँ तो है, लेकिन यहाँ है, इधर ज़्यादा है कृषि के लिए।
ठीक, आगे चलते हैं। हो गया ना मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र। इस वर्ग में राजस्थान के, है ना, ये है मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र। इस वर्ग में राजस्थान के उत्तरी भाग, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिण जिले, गुजरात के बचे हुए जिले, कोंकण को छोड़कर महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु में कोयम्बटूर, पठार और आंतरिक कर्नाटक शामिल है। भारत के बचे हुए भाग बहुत कम या न के बराबर सूखे से प्रभावित हैं। सूखे के परिणाम पर्यावरण और समाज पर सूखे का सोपानी प्रभाव पड़ता है। फसल बर्बाद होने से अन्न की कमी हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। चारा कम होने की स्थिति को तृण अकाल कहा जाता है। सूखे के परिणाम पर्यावरण और समाज पर सूखे का सोपानी सूखे परिणाम। 1 मिनट, वो बात तो है तेरी, लेकिन इनको और देख लेते हैं। बताइए, मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? यहाँ पर अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं, क्षेत्र आते हैं? इस वर्ग में राजस्थान के उत्तरी भाग, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दक्षिण जिले, गुजरात के बचे हुए जिले, कोंकण को छोड़कर महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु में कोयम्बटूर, पठार और आंतरिक कर्नाटक शामिल है। भारत के बचे हुए भाग को बहुत कम या न के बराबर सूखे से प्रभावित हैं। बहुत कम या न के बराबर सूखे से प्रभावित है ना, बहुत कम या न के बराबर। अब है सूखे के परिणाम। पर्यावरण और समाज पर सूखे का सोपानी प्रभाव पड़ता है। फसलें बर्बाद होने से अन्न की कमी हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। चारा कम होने की स्थिति को तृण अकाल कहा जाता है। तृण अकाल। जल आपूर्ति की कमी जल अकाल कहलाती है। तीनों स्थितियाँ मिल जाती है तो त्रि अकाल कहलाती है। ये क्वेश्चन आ चुका है, आई बात समझ में? त्रि अकाल किसे कहते हैं? चारा की कमी तृण, जल आपूर्ति कमी जल, और अन्न की कमी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? ओनली अकाल है। देखें, शब्दों का ही तो खेल है। फसल बर्बाद होने से अन्न की कमी हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। एक तो ये है। चारा कम होने की स्थिति में तृण अकाल, कोई दिक्कत नहीं। जल आपूर्ति की कोई दिक्कत नहीं। तीनों परिस्थितियाँ मिल जाती है तो त्रि अकाल कहलाती है। जो सबसे अधिक विध्वंस है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बृहद पैमाने पर मवेशियों और अन्य पशुओं की मौत, मानव प्रवास तथा पशु पलायन तथा एक सामान्य परिवेश है। पानी की कमी के कारण लोग दूषित जल पीने को बाध्य होते हैं। इसके परिणामस्वरूप पेयजल संबंधी बीमारियां जैसे कि आंत्रशोथ, हैजा और हेपेटाइटिस हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप पेयजल संबंधी बीमारियां जैसे कि आंत्रशोथ, हैजा और हेपेटाइटिस हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप पेयजल संबंधी बीमारियां जैसे कि आंत्रशोथ, हैजा और हेपेटाइटिस हो जाती है। सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण पर सूखे का प्रभाव तात्कालिक एवं दीर्घकालिक होता है। इसलिए सूखे से निपटने के लिए तैयार की जा रही योजनाओं को उन्हें ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। सूखे की स्थिति में तत्काल सहायता, सुरक्षित पेयजल वितरण, दवाइयाँ, पशुओं के लिए चारे और जल की उपलब्धता तथा लोगों और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना शामिल है। सूखे से निपटने के लिए दीर्घकालीन योजनाओं में विभिन्न कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे भूमिगत जल के भंडारण का पता लगाना, जल आदि के क्षेत्रों से अल्प जल क्षेत्रों में पानी पहुँचाना। त्रि अकाल, ठीक है ना। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बृहद पैमाने पर मवेशियों और अन्य पशुओं की मौत। वही खाने को नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। और वैसी स्थिति गर्मियों में भी देखने को मिलती है, मई जून में, जब कुछ भी खाने को नहीं होता है। आवारा पशुओं की बात है। जो खुद के पशु होते हैं उनको तो चारे की व्यवस्था रखते हैं, लेकिन जो आवारा पशु है उनको कुछ भी नहीं मिलता है चरने के लिए। खेतों में दूब वगैरह भी सूख जाती है, छोटी छोटी घास होती है वो भी सूख जाती है। जब वो जैसे कि बमूड़ी है यानी बबूल है, बबूल में जो पैतड़े आते हैं उनको खा के अपने दिन काटते हैं।
अब ऐस तो क्या है कि बरसात होती रही थी 10-15 दिन का बीच में, तो इतने झगड़ाड़े भी नहीं भी थे, और कुछ दिन 10-12 दिन ही लगी थी इतनी तेज़ गर्मी, तभी दिक्कत आई थी। लेकिन उसके बाद बरसात हो गई तो फिर क्या है कि छोटी छोटी धूप हो गई, फिर खाने की कोई समस्या नहीं है। लेकिन कभी कभी जब बरसात गर्मी में नहीं होती है तो फिर काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अब तो जो पापड़ी होती है उसको भी ले जाते हैं, क्योंकि उसको भी बेच दी जाती है। पहले क्या होता था कि जो पापड़ी होती है उसको वो गर्मी में पड़ी होती है खेतों में, उसको खा लेते हैं वो। आई बात समझ में? पापड़ी पापड़ी वो होती है जो सरसों को कूटने के बाद में जो बचती है ना वो। यहाँ पर जैसे कि चना को कूटा है तो उसकी बची हुई जो भूसी होती है, ठीक है ना, वो। त्रियाकाल किसे कहते हैं? पानी की कमी के कारण लोग दूषित जल पीने को बाध्य होते हैं। इसके परिणामस्वरूप पेयजल संबंधी बीमारी जैसे कि आंत्रशोथ, हैजा, हेपेटाइटिस हो जाती है। सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण पर सूखे का प्रभाव तात्कालिक एवं दीर्घकालिक होता है। इसलिए सूखे से निपटने के लिए तैयार की जा रही योजनाओं को उन्हें ध्यान में रखकर बनाया चाहिए। सूखे की स्थिति में तत्कालिक सहायता में सुरक्षित पेयजल वितरण, दवाइयाँ, पशुओं के लिए चारे और जल की उपलब्धता तथा लोगों और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना शामिल है। सूखे से निपटने के लिए दीर्घकालीन योजनाओं में विभिन्न कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे भूमिगत जल के भंडारण का पता लगाना, जल अधिक क्षेत्रों से अल्प जल क्षेत्रों में पानी पहुँचाना, जैसे कि चंबल परियोजना वगैरह, इससे काफ़ी सहायता मिली है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नदियों को जोड़ना और बांध व जलाशयों का निर्माण इत्यादि। नदियाँ जोड़ने के लिए द्रोणियों की पहचान तथा भूमिगत जल भंडारण की संभावना का पता लगाने के लिए सुदूर संवेदन और उपग्रहों से प्राप्त चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। सूखा प्रतिरोधी फसलों के बारे में प्रचार प्रसार सूखे से लड़ने के लिए एक दीर्घकालीन उपाय है। वर्षा जल संलयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सूखे का प्रभाव कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वर्षा जल संलयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि वर्षा के जल को संरक्षित करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग निभा सकता है। अपने पास पड़ोस में छत से वर्षा जल संग्रहण करने के तरीके समझें और उसे ज़्यादा कारगर बनाने के उपाय सुझाएं। भूस्खलन है अब, ठीक, भूस्खलन। हो गया पाठ, कोई दिक्कत नहीं है। भूस्खलन, क्या आपने, भूस्खलन ज़्यादातर हिमाचल, उत्तरांचल, उत्तराखंड इधर ही होता है। क्या आपने श्रीनगर को जाने वाली सड़क तथा कोंकण रेल पटरी पर चट्टान गिरने से रास्ता रुकने के बारे में पढ़ा है? यह भूस्खलन की वजह से होता है, जिसमें चट्टान समूह खिसककर ढाल से नीचे गिरता है। सामान्यतः भूस्खलन भूकंप, ज्वालामुखी फटने, सुनामी और चक्रवात की तुलना में कोई बड़ी घटना नहीं है, परंतु इसका प्राकृतिक, पर्यावरण और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अन्य आपदाओं के विपरीत, जो आकस्मिक, अनुमेय तथा वृहद स्तर पर दीर्घ एवं प्राकृतिक कारकों से नियंत्रित है, भूस्खलन मुख्य रूप से स्थानीय कारणों से उत्पन्न होते हैं। इसलिए भूस्खलन के बारे में आंकड़े एकत्र करना और इसकी संभावना का अनुमान लगाना न सिर्फ मुश्किल अपितु काफ़ी महंगा पड़ता है। भूस्खलन मुख्य रूप से स्थानीय कारणों से उत्पन्न होते हैं, इसलिए भूस्खलन के बारे में आंकड़े एकत्र करना और इसकी संभावना का अनुमान लगाना न सिर्फ मुश्किल अपितु काफ़ी महंगा पड़ता है, काफ़ी महंगा। भूस्खलन को परिभाषित करना और इसके व्यवहार को शब्दों में बांधना मुश्किल कार्य है, परंतु फिर भी पिछले अनुभवों, इसकी बारंबारता, इसके घटने को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे भूविज्ञान, भू आकृतिक कारक, ढाल, भूमि उपयोग, वनस्पति आवरण और मानव क्रियाकलापों के आधार पर भारत को विभिन्न भूस्खलन क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है ना। भूस्खलन को परिभाषित करना और इसके व्यवहार को शब्दों में बांधना मुश्किल कार्य है, परंतु फिर भी पिछले अनुभवों, इसकी बारंबारता, इसके घटने को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे भूविज्ञान, भू आकृतिक कारक, ढाल, भूमि उपयोग, वनस्पति आवरण और मानव क्रियाकलापों के आधार पर भारत को विभिन्न भूस्खलन क्षेत्रों में बांटा गया है।
क्रियाकलापों का आधार पर मानव को विभिन्न भूस्खलन क्षेत्रों में बांटा गया है। अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्र। ये क्या है? ज़्यादातर अस्थिर हिमालय की युवा पर्वत श्रृंखलाएं, अंडमान और निकोबार, पश्चिमी घाट और नीलगिरी में अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, भूकंप प्रभावित क्षेत्र और अत्यधिक मानव क्रियाकलापों वाले क्षेत्र जिसमें सड़क और बांध निर्माण इत्यादि आते हैं, अत्यधिक भूस्खलन सुविधा क्षेत्रों में रखे जाते हैं। अगर वो क्वेश्चन बनाना चाहे ना तो कैसे भी बना सकता है, वो दे देगा। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्र में आएगा भूस्खलन के में? युवा पर्वत श्रृंखलाएं, अंडमान और निकोबार, ठीक है ना, पश्चिम घाट भी है, नीलगिरी में अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और भूकंप प्रभावित क्षेत्र और अत्यधिक मानव क्रिया वाले क्षेत्र जिसमें सड़क और बांध निर्माण अत्यधिक भूस्खलन सुविधित क्षेत्रों में रखे जाते हैं। अधिक सुभेद्यता क्षेत्र। अधिक भूस्खलन सुविधित क्षेत्रों में अत्यधिक भूस्खलन सुभेद्यता क्षेत्रों में भी अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्रों से मिलती जुलती परिस्थितियां हैं। दोनों में अंतर है। सुनो मेरी बात, अधिक अलग बात है और अत्यधिक अलग बात है, यानी किससे ज़्यादा है। जैसे अधिक ये है तो अत्यधिक ये है, दोनों में अंतर है। भूस्खलन को नियंत्रित करने वाले कारकों के संयोजन, गहनता और बारंबारता का हिमालय क्षेत्र के सारे राज्य उत्तर पूर्वी भाग असम को छोड़कर इस क्षेत्र में शामिल है। मध्यम और कम सुभेद्यता क्षेत्र। मध्यम और कम सुभेद्यता क्षेत्र। मध्यम और कम सुभेद्यता क्षेत्र। पार हिमालय के कम वृष्टि वाले क्षेत्र लद्दाख और हिमालय नहीं हिमाचल है। ये तो है कम मध्यम और कम सुभेद्यता क्षेत्र और ये है अधिक सुभेद्यता क्षेत्र असम को छोड़कर। सुन ले मेरी बात, अधिक भूस्खलन सुभेद्यता क्षेत्रों में अधिक सुभेद्यता क्षेत्रों से मिलती जुलती है। दोनों में अंतर है। भूस्खलन को नियंत्रण करने वाले कारकों के संयोजन, गहनता, बारंबारता हिमालय क्षेत्र के सारे राज्य और उत्तर पूर्वी भारत असम को छोड़कर इस क्षेत्र में शामिल है। अच्छा, सही है। मध्यम और कम सुभेद्यता क्षेत्र। पार हिमालय के कम वृष्टि वाले क्षेत्र लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में स्पीति अरावली पहाड़ियों में कम वर्षा वाला क्षेत्र, पश्चिम में पूर्वी घाट के व दक्षिण पठार के वृष्टि छाया क्षेत्र ऐसे इलाके हैं जहाँ कभी कभी भूस्खलन होता है। इसके अलावा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, केरल में खदानों और भूमि धंसने से भूस्खलन होता रहता है। अन्य क्षेत्र। भारत के अन्य क्षेत्र विशेषकर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग जिले को छोड़कर असम, कार्बी आंगलोंग को छोड़कर और दक्षिण प्रांतों के तटीय क्षेत्र भूस्खलन मुक्त है। भूस्खलन राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले को छोड़कर, असम में कार्बी आंगलोंग को छोड़कर, दक्षिण प्रांतों के तटीय क्षेत्र भूस्खलन मुक्त। भूस्खलन युक्त है, मुक्त अलग बात है, युक्त अलग है। भूस्खलन के परिणाम। भूस्खलन का प्रभाव अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में पाया जाता है तथा स्थानीय होता है, परंतु सड़क मार्ग में अवरोध, रेल पटरियों का टूटना, जलवाहिकाओं में चट्टान गिरने से पैदा हुई रुकावटों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। भूस्खलन की वजह से हुई नदी रास्तों में बदलाव बाढ़ ला सकते हैं और जान माल का नुकसान हो सकता है। इससे इन क्षेत्रों में आवागमन मुश्किल हो
जाता है और विकास कार्य की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। निवारण। भूस्खलन से निपटने के उपाय अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग होने चाहिए। अधिक भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सड़क और बड़े बांध बनाने जैसे निर्माण कार्य तथा विकास कार्य पर प्रतिबंध होना चाहिए। इन क्षेत्रों में कृषि, नदी, घाटी तथा कम ढाल वाले क्षेत्रों तक सीमित होनी चाहिए। दोबारा देख ले भाई। भूस्खलन से निपटने के उपाय अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग होने चाहिए। अधिक भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सड़क और बड़े बांध बनाने जैसे निर्माण कार्य तथा विकास कार्य पर प्रतिबंध होना चाहिए। इन क्षेत्रों में कृषि, नदी, घाटी तथा कम ढाल वाले क्षेत्रों तक सीमित होनी चाहिए। इन क्षेत्रों में कृषि, नदी, घाटी तथा कम ढाल वाले क्षेत्रों में सीमित होनी चाहिए तथा बड़ी विकास परियोजनाओं पर नियंत्रण होना चाहिए। सकारात्मक कार्य क्षेत्र बृहत स्तर पर वनीकरण को बढ़ावा और जल बहाव को कम करने के लिए बांध का निर्माण भूस्खलन उपायों के पूरक है। स्थानांतरित कृषि वाले उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिए। आपदा प्रबंधन। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी की तुलना में चक्रवात के आने के समय एवं स्थान की भविष्यवाणी संभव है। चक्रवात। सुनामी की भी भविष्यवाणी की जा सकती है भाई। भूकंप और ज्वालामुखी का पता नहीं है अभी तक। स्थान की भविष्यवाणी संभव है। चक्रवात के आने के समय स्थान की भविष्यवाणी संभव है। इसके अतिरिक्त आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करके चक्रवात की गहनता, दिशा और परिमाण आदि को मॉनिटर करके इससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। इससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए चक्रवात शेल्टर, तटबंध, डाइक, जलाशय निर्माण तथा वायुवेग को कम करने के लिए वनीकरण जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। फिर भी भारत, बांग्लादेश, म्यांमार आदि देशों के तटीय क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या की विविधता अधिक है। चक्रवात शेल्टर, तटबंध, डाइक। डाइक क्या है भाई? जलाशय निर्माण, वायुवेग को कम करने के लिए वनीकरण जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। फिर भी भारत, बांग्लादेश, म्यांमार इत्यादि देशों के तटीय क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या की सुविधता अधिक है, इसलिए यहाँ जान माल का नुकसान बढ़ रहा है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। ये क्या है? इस अधिनियम में आपदा को किसी क्षेत्र में घटित एक महाविपत्ति, दुर्घटना, संकट या गंभीर घटना के रूप में परिभाषित किया गया है जो प्राकृतिक या मानवकृत कारणों या दुर्घटना या लापरवाही का परिणाम हो और जिससे बड़े स्तर पर जान की क्षति या मानव पीड़ा, पर्यावरण की हानि एवं विनाश हो, जिसकी प्रकृति या परिणाम प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले मानव समुदाय की सहन क्षमता से परे हो। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। इस अधिनियम में आपदा को किसी क्षेत्र में घटित एक महाविपत्ति, दुर्घटना, संकट। बताइए आपदा प्रबंधन नियम कब बनाया गया? 2005, 2007, 2001, 2005। जो प्राकृतिक या मानवकृत कारणों या दुर्घटना या लापरवाही का परिणाम हो और जिससे बड़े स्तर पर जान की क्षति या मानव पीड़ा, पर्यावरण की हानि एवं विनाश हो और जिसकी प्रकृति या परिणाम प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले मानव समुदाय की सहन क्षमता से परे हो। सहन क्षमता से परे हो। निष्कर्ष। ऊपर लिखित विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि आपदाएं प्राकृतिक या मानवकृत दोनों प्रकार की हो सकती है, परंतु हर संकट आपदा भी नहीं होती। ये बात सही है। आपदाओं और विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण मुश्किल है। इसका बेहतर उपाय इसके निवारण की तैयारी करना है। आपदा निवारण और प्रबंधन की 3 अवस्थाएं हैं।
आपदा से पहले आपदा के बारे में आंकड़े और सूचना एकत्रित करना, आपदा संभावित क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करना, लोगों को इसके बारे में जानकारी देना। इसके अलावा संभावित क्षेत्रों में आपदा योजना बनाना, तैयारियां रखना और बचाव उपाय करना। आपदा से पहले, आपदा के समय युद्ध स्तर पर बचाव व राहत कार्य जैसे आपदाग्रस्त क्षेत्रों से लोगों को निकालना, आश्रय स्थल निर्माण, राहत कैंप, जल भोजन व दवाई आपूर्ति। आपदा के पश्चात प्रभावित लोगों का बचाव और पुनर्वास, भविष्य में आपदाओं से निपटने के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना। भारत जैसे देश में जहाँ 2/3 क्षेत्र है, 2/3 क्षेत्र और जनसंख्या आपदा से उपलब्ध है, इन उपायों का विशेष महत्व है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना इस दिशा में भारत सरकार का द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदम का उदाहरण है। आपदा प्रबंधन अधिनियम भूस्खलन है। ये अपना प्यारा भारत है। सूखा, कच्छ सूखा है भाई। आगे चलते हैं ना। पढ़ लिया, ये तो कुछ नहीं रहा है। शानदार पाठ था। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इनमें से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? भाई साहब पता, बिहार है। बिहार, देखें उत्तर प्रदेश नहीं है, असम नहीं है, पश्चिम बंगाल, एक मिनट रुक देख, है ना, ये रही जब बाढ़ किस में आ रही है सबसे ज़्यादा? ये मध्यम अधिक की बात है ना, जब अधिक अधिक बाढ़ की है, सूखा पड़ रहे हैं अपने यार। बाढ़ की बात है, कौन सा है? सुनामी है, भूकंप है, एक मिनट, ये भूकंप है ना, और सुनामी, आराम से सुनामी, फिर बाढ़, बाढ़ ये रही। जब सबसे ज़्यादा बिहार, ये देखते हैं क्या है इसमें। दूसरी प्राकृतिक आपदा अंधाधुंध वन कटाव,
ये एरिया। अब इसको क्या बताएं, बता। मानचित्र 6.6 भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को दर्शाए। असम, पश्चिम बंगाल और बिहार है सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में से है। अब तो आंसर में तीनों ही है चल जाने दे, बिहार कर देते हैं ना। बिहार कर दिया। उत्तरांचल के जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई। उत्तरांचल के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? उत्तरांचल के पिथौरागढ़, पता नहीं भाई। मालपा भूस्खलन ये पढ़ा कैसे नहीं यार। मालपा भूस्खलन, मालपा। ये तो सही है, सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है। तमिलनाडु, ये नहीं है ना। तमिलनाडु, ये तो सही है। किस नदी मौजूली नदी द्वीप है? तो ये ब्रह्मपुत्र है। बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? ये बर्फानी तूफान, बर्फानी। ये नहीं है बर्फानी। वायु जब भौमिक तो है नहीं है। जलीय करें या फिर वायुमंडलीय करें? बर्फानी तूफान, यही तो बात है। बता, ये तो है नहीं है तो वायुमंडलीय, वायुमंडलीय, वायुमंडलीय बर्फानी। भाई जली तो है, जो बर्फ के रूप में गिर रहा है। तो चक्रवात, सुनामी, ये जलीय है। चल जलीय कर रहा हूँ मैं। लेकिन ये क्वेश्चन है ना, मालवा भूस्खलन, ये भूस्खलन को देखना है। भूस्खलन, कहाँ है भूस्खलन? ये रही भूस्खलन। कहाँ है यार भूस्खलन? ये तो है, लेकिन वो क्वेश्चन आया वो वाली बात है। मालपा, भाई मेरे को तो नहीं मिला, आप देख लेना है। इसके बाद में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 से कम शब्दों में दें। संकट किस दिशा में आपदा बन जाता है? हिमालय और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में अधिक भूकंप क्यों आते हैं? उष्णकटिबंधीय तूफान की उत्पत्ति के लिए कौन सी परिस्थितियां अनुकूल है? कौन सी परिस्थितियां अनुकूल है? पूर्वी भारत की बाढ़ पश्चिम भारत की बाढ़ से अलग कैसे होती है? पूर्वी भारत की बाढ़ पश्चिम भारत की बाढ़ से अलग कैसे होती है? पश्चिमी और मध्य भारत में सूखे ज़्यादा क्यों पड़ते हैं? भारत में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करें और इस आपदा के निवारण के कुछ उपाय बताएं।
सुभेद्यता क्या है? सूखे के आधार पर भारत को प्राकृतिक आपदा भेद्यता क्षेत्रों में विभाजित करें और इसके निवारण के उपाय बताएं। किस स्थिति में विकास कार्य आपदा का कारण बन सकता है? नीचे दिए गए विषयों पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें। मालपा, यार ये मालपा है, क्वेश्चन भी था इसका। सुनामी, ओडिशा चक्रवात और गुजरात चक्रवात, नदियों को आपस में जोड़ना, टेहरी बांध, सरदार सरोवर, भुज, लातूर भूकंप, डेल्टा नदी द्वीप में जीवन, छत वर्षा जल संचलन का मॉडल तैयार करें। ठीक। शब्दावली। अपवाह क्षेत्र, वह क्षेत्र जो एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित होता है। जैसे ये नदी है, इसकी ये सहायक नदी है। वह क्षेत्र जो एक मुख्य नदी और इसकी सहायक नदी द्वारा अपवाहित होता है। अवर्गीकृत वन, एक क्षेत्र जो वन के रूप में तो अंकित होता है परंतु वनों को संरक्षित अथवा आरक्षित संवर्ग में सम्मिलित न हो। अंकित होता है परंतु वनों की संरक्षित अथवा आरक्षित संवर्ग में सम्मिलित न हो। इनका स्वामित्व विभिन्न राज्यों में अलग अलग होता है। अवदाब, मौसम विज्ञान में यह अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब उन क्षेत्रों को इंगित करता है जो समशीतोष्ण कटिबंधों में पाए जाते हैं। यह समशीतोष्ण कटिबंध चक्रवातों का पर्याय भी समझा जाता है। अपवाह क्षेत्र, अवर्गीकृत वन, कोई दिक्कत नहीं। अवदाब, अवदाब क्या है? मौसम विज्ञान में यह अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब के उन क्षेत्रों को इंगित करता है, निम्न वायुदाब के जो समशीतोष्ण कटिबंधों में पाए जाते हैं। यह समशीतोष्ण कटिबंध चक्रवातों का पर्याय भी समझा जाता है। अवनालिका अपर्दन, चट्टान तथा मृदा का जल के सांद्रित बहाव से ऐसा अपर्दन जिसमें अवनालिकाएं बन जाए। अवनालिका अपर्दन, चट्टान तथा मृदा का जल के सांद्रित बहाव से ऐसा अपर्दन। चट्टान तथा मृदा का जल के सांद्रित बहाव से ऐसा अपर्दन जिसमें अवनालिकाएं बन जाए। अवनालिका अपर्दन। चट्टान तथा मृदा का जल के सांद्रित बहाव से ऐसा अपर्दन जिसमें अवनालिकाएं बन जाएं। अवनालिका अपर्दन। आधार सेल क्या है? चट्टान तथा मृदा का जल से सांद्रित बहाव से ऐसा अपर्दन जिसमें अवनालिकाएं बन जाएं। आधार सेल, मृदा तथा अपचयित पदार्थ के नीचे उपस्थित कठोर चट्टान। आधार सेल। आरक्षित वन, भारतीय वन अधिनियम अथवा राज्य वन अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित एक क्षेत्र जो पूर्ण रूप से रक्षित होता है। आरक्षित। इन आरक्षित वनों में जब तक अनुमति न हो सभी क्रियाएं प्रतिबंध होती है। आरक्षित है वो, आई बात समझ में? आरक्षित यानी कि रिजर्व। रक्षित अलग है, आरक्षित अलग है। जो आरक्षित है वो रिजर्व। आरक्षित तो बोलते हैं इंग्लिश में रिजर्व। आरक्षित। उपमहाद्वीपीय, एक बड़ी भौगोलिक इकाई जो शेष महाद्वीपीय से अलग एक विशिष्ट पहचान रखती हो। उपमहाद्वीपीय। कैल्शियमी, चूने की उच्च मात्रा से निर्मित अथवा युक्त। कैल्शियमी। आधार सेल है ना। आरक्षित वन उपमहाद्वीपीय, एक बड़ी भौगोलिक इकाई जो शेष महाद्वीप से अलग एक विशिष्ट पहचान रखती हो। कैल्शियमी, चूने की उच्च मात्रा से निर्मित अथवा युक्त। जलोढ़ मैदान, नदी द्वारा लाए गए जलोढ़ अथवा महीन चट्टान सामग्री द्वारा निर्मित भूमि का एक समतल क्षेत्र है। जलवायु, किसी समय अवधि में लगभग 30 वर्ष से अधिक पृथ्वी के धरातल के एक विस्तृत क्षेत्र
की औसत मौसमी दशाएं। जेट प्रवाह, अत्यंत प्रबल एवं अचर पछुआ पवन जो क्षोभ सीमा को एकदम नीचे बहती है। जो क्षोभ सीमा के एकदम नीचे बहती है। जीव मंडल निश्चय, ये बहुउद्देशीय संरक्षित क्षेत्र होते हैं जिनमें हर आकार के पौधे एवं जंतु उनके प्राकृतिक पर्यावास में संरक्षित किया जाता है। इसके प्रमुख उद्देश्य है प्राकृतिक विरासत की विविधता एवं अखंडता को इसकी संपूर्णता में संरक्षित एवं पोषित करना। पारिस्थितिक संरक्षण एवं पर्यावरण के अन्य पक्षों पर अनुसंधान को प्रोन्नत करना। शिक्षा, जागरूकता, व्याख्या करने की सुविधाएं उपलब्ध कराना। जेट प्रवाह है। क्वेश्चन तो इसमें से ही आ जाएगा भैया, क्या समझ रहा है तू? बताइए जेट प्रवाह क्या है? अत्यंत प्रबल व अचर अचर है। अत्यंत प्रबल एवं अचर है। अचर मतलब अत्यंत प्रबल एवं अचर पछुआ पवन जो क्षोभ सीमा के एकदम नीचे बहती है। ठीक है, यानी कि जेट वायु के एकदम सीधी, है ना। जीव मंडल चाहिए, ये बहुउद्देशीय संरक्षित क्षेत्र होते हैं जिनमें हर आकार के पौधे एवं जंतु को उनके प्राकृतिक पर्यावास में संरक्षित किया जाता है। इसके प्रमुख उद्देश्य है प्राकृतिक विरासत की विविधता एवं अखंडता को इसकी संपूर्णता में सुरक्षित एवं पोषित करना। एक तो यह है। दूसरा है पारिस्थितिक संरक्षण एवं पर्यावरण के अन्य पक्षों पर अनुसंधान को प्रोन्नत करना। शिक्षा, जागरूकता और व्याख्या करने की सुविधाएं उपलब्ध कराना। ठीक है ना। शिक्षा, जागरूकता और व्याख्या करने की सुविधाएं उपलब्ध कराना। ज्वार नदमुख, नदी का ज्वारीय मुख जहाँ ताज़ा और लवणीय जल मिल जाते हैं। अपवाह क्षेत्र, अवर्गीकृत वन, अवदाब, अवनालिका प्रदन, आधार शैल, आरक्षित वन, उपमहाद्वीप, कैल्शियम, चूने की उच्च मात्रा से निर्मित अथवा युक्त चूने की कैल्शियमी। जलोढ़ मैदान, नदी द्वारा लाए गए जलोढ़क अथवा महीन चट्टानी सामग्री द्वारा निर्मित भूमि का एक समतल क्षेत्र। जलोढ़ मैदान, कैल्शियमी। जलोढ़ मैदान। जलवायु किसी समय अवधि में लगभग 30 वर्षों से अधिक पृथ्वी धरातल के विस्तृत क्षेत्र की औसत मौसमी दशाएं। ये क्वेश्चन आ चुका है भाई। ये क्वेश्चन आया था क्या है ना कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। जलवायु, मौसम, ऐसे भी था उसमें। जेट प्रवाह, अत्यंत प्रबल हिमाचल पछुआ जो जीव सीमा के एकदम नीचे बहती है। जीव निश्चल मंडल, वे बहुउद्देशीय संरक्षित क्षेत्र होते हैं जिनमें हर आकार के पौधे एवं जंतु को उनके प्राकृतिक पर्यावरण से संरक्षित किया जाता है। इसके प्रमुख उद्देश्य है प्राकृतिक विरासत की विविधता एवं अखंडता को इसकी संपूर्णता में सुरक्षित एवं पोषित करना। प्राकृतिक संरक्षण एवं पर्यावरण के अन्य पक्षों पर अनुसंधान को प्रोन्नत करना। शिक्षा, जागरूकता और व्याख्या करने की सुविधाएं उपलब्ध कराना। ज्वार नदमुख, नदी का ज्वारीय मुख जहाँ ताज़ा और लवणीय जल मिल जाते हैं। झील, पृथ्वी के धरातल के एक धसे हुए भाग पर जल की उपस्थिति जो चारों ओर से भूभाग से आवृत हो। झील, पृथ्वी के धरातल के एक धसे हुए भाग पर जल की उपस्थिति
जो चारों ओर भूभाग से आवृत हो। तट, स्थल और समुद्र के बीच का संपर्क। इसमें भूमि की वह पट्टी भी सम्मिलित होती है जो समुद्री तट के साथ लगती है। स्थल और समुद्र के बीच का संपर्क क्षेत्र है ये तट। तट, इसमें भूमि की वह पट्टी भी सम्मिलित होती है जो समुद्र तट के साथ लगती है। तटीय मैदान, तट तथा अंतःस्थलीय ऊंची भूमि के बीच स्थित समतल निम्न भूभाग। तराई, जलोढ़ पंखों से निचले भागों में दलदली भूमि और वनस्पति की एक पेटी। तराई, जलोढ़ पंखों के निचले भागों में दलदली भूमि और वनस्पति की एक पेटी। तटीय मैदान है। तराई, जलोढ़ पंखों के निचले भागों में दलदली भूमि और वनस्पति की एक पेटी। दर्रा, पर्वत श्रेणी में गुजरता एक मार्ग। पर्वत श्रेणी में तराई है ना, जलोढ़ पंखों के निचले भागों में दलदली भूमि और वनस्पति की एक पेटी। एक मार्ग जो एक कॉल या बीदर की रेखा का अनुसरण करता है। द्वीप, महाद्वीप की तुलना में एक ऐसी भूसंहिति जो चारों ओर जल से घिरी हो। चारों ओर, प्रायद्वीप अलग है, द्वीप अलग है। द्वीपों के समूह आपस में निकट अवस्थित होते हैं। नाइस, नाइस मतलब कणिका में गठन वाली कायांत्र सेल जिसकी संरचना पट्टित होती है। इसकी संरचना पर्वत निर्माण एक ज्वालामुखी क्रिया से संबंध बड़े पैमाने पर ताप एवं दाब के अनुप्रयोग से जुड़ी हुई है। नाइस, नाइस मतलब कणिका में गठन वाली कायांत्र सेल जिसकी संरचना पट्टित होती है। इसकी रचना पर्वत निर्माण एक ज्वालामुखी क्रिया से संबंध बड़े पैमाने पर ताप एवं दाब के अनुप्रयोग से जुड़ी हुई है। ताप एवं दाब के अनुप्रयोग से जुड़ी हुई है। बात तो तेरी सही है लेकिन पता नहीं है भाई अभी नाइस क्या है। वो ये सिर्फ ये देगा नाइस है। ये कणिका में गठन वाली कायांत्र सेल जिसकी संरचना पट्टित होती है। इसकी रचना पर्वत निर्माण एवं ज्वालामुखी क्रिया से संबंध बड़े पैमाने पर ताप एवं दाब के अनुप्रयोग से जुड़ी हुई है। पठार, समतल भूमि की तुलना में एक उच्चस्थ विस्तृत भूखंड। भूखंड, पठार, समतल भूमि की तुलना में एक उच्चस्थ विस्तृत भूखंड। पश्च जल, जल का वह विस्तार जिससे नदी का मुख्य प्रवाह बाह्य पथ से गुजर जाए। यह जल मुख्य जल से जुड़ा होता है परंतु इसके प्रवाह की दर अत्यंत निम्न होती है। पश्च जल, पश्च जल का वह विस्तार जिससे नदी का मुख्य प्रवाह बाह्य पथ से गुजर जाए। यह जल मुख्य जल से जुड़ा होता है परंतु इसके प्रवाह की दर अत्यंत निम्न होती है। प्राणी जगत, किसी निश्चित काल अथवा प्रदेश का पशु जीवन। पश्च जल क्या है? जल का वह विस्तार जिससे नदी का मुख्य प्रवाह बाह्य पथ से गुजर जाए। यह जल मुख्य जल से जुड़ा होता है परंतु इसके प्रवाह की दर अत्यंत निम्न होती है। प्राणी जगत, किसी निश्चित काल अथवा प्रदेश का पशु जीवन। प्राणी जगत, पशु जीवन। प्रायद्वीप, समुद्र की ओर बढ़ा हुआ भूमि का एक भाग। प्रायद्वीप,
प्रवाल चूना स्रावी एक समुद्री पॉलिप जो उष्ण क्षेत्र में स्थित उथले समुद्र में कॉलोनी में पाया जाता है। यह प्रवाल भित्तियों को बनाता है। प्लाया अंतस्थलीय अपवाह बेसिन का निम्न केंद्रीय भाग। प्लाया न्यून वर्षा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अंतस्थलीय अपवाह बेसिन का निम्न केंद्रीय भाग। प्लाया न्यून वर्षा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बंध बनाना इसमें जल के संरक्षण तथा फसलों के उत्पादन वृद्धि के लिए पट्टी अथवा पत्थरों का भराव करके बनाए जाने वाला बंध बनाना। वृद्धि के लिए मिट्टी अथवा पत्थरों का भराव करके बनाए जाने वाला बंध बनाना। मिट्टी अथवा पत्थरों का भराव करके बनाए जाने वाला बंध बनाना। भूस्खलन अपरूपी तल के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण के प्रभावधानी चट्टानों पर मलबे की सहित का तीव्रता से नीचे पर बृहद संचलन। मानसून एक बृहद क्षेत्र पर देख शब्द का प्रयोग देख। प्रभावाधीन चट्टानों मलबे की सहती टप शब्द है। मानसून एक बृहद क्षेत्र पर पवनों की दिशा में संपूर्ण प्रत्यावर्तन जिससे ऋतु परिवर्तन होता है। महाखड्डगोर्ज खड़ी व चट्टानी पार्श्व वाली गहरी घाटी। मैदान समतल अथवा मध्य तरंगित भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र। मृदा परिच्छेदिका भूमि सतह से पैतृक चट्टान तक यह मृदा एक ऊर्ध्वाधर परिच्छेद अथवा खंड होती है। राष्ट्रीय पार्क वन्यजीव के संरक्षण के लिए पूर्णतः सुरक्षित एक क्षेत्र होता है जिसमें वन कटाव पशुचारण खेती जैसी क्रियाओं की अनुमति नहीं होती। बलन भूपट्टी के किसी क्षेत्र में संपीड़न के परिणाम चट्टानी स्तरों में आया मोड़। विसर्ग जिसकी मंद गति से बहने वाली नदी की धारा के मार्ग में एक सुस्पष्ट वलयाकार मोड़। विवर्तनिक भूगर्भ से उत्पन्न बल जो भूआकृतिक लक्षणों में बृहद परिवर्तन लाते हैं। शरणस्थली एक ऐसा क्षेत्र होता है जो केवल जंतुओं के संरक्षण के लिए आरक्षित होता है। इनमें लकड़ी काटने में छोटे वनोत्पाद संग्रहण करने जैसी गतिविधियों की तब तक अनुमति होती है जब तक ये जंतुओं को नकारात्मक ढंग से प्रभावित नहीं करती। शरणस्थली शुष्क ऐसी जलवायु तो प्रदेश के लिए प्रयुक्त जहाँ वर्षा पर्याप्त होती है। संरक्षण भविष्य के लिए प्राकृतिक पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन रक्षा इसमें खनिजों भूदृश्य मृदा और वनों का विनाश और अतिक्रमण रोकने के लिए प्रबंधन भी सम्मिलित है। राष्ट्रीय पार्क बलन विसर्ग विवर्तनिक शरणस्थली। शुष्क ऐसी जलवायु अथवा प्रदेश के लिए प्रयुक्त जहाँ वर्षा पर्याप्त होती है। शुष्क संरक्षण भविष्य के लिए प्राकृतिक पर्यावरण को प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा में खनिजों भूदृश्य मृदा और वनों का विनाश और अतिक्रमण रोकने के लिए प्रबंधन भी सम्मिलित है। संरक्षित वन भारतीय वन अधिनियम अथवा राज्य वन अधिनियम प्रावधानों का अधिसूचित एक क्षेत्र जिसमें सीमित मात्रा में संरक्षण उपलब्ध होता है। इन संरक्षित वनों जब तक निषेध न हो सभी क्रियाओं की अनुमति होती है। जब तक निषेध न हो सभी क्रियाओं की अनुमति होती है। ठीक है ना। और अनुमति नहीं होती आरक्षित में। हिमनद एवं बर्फ की सहित जो अपने जमाव के स्थान से धीरे धीरे बाहर की ओर खिसकती रहती है और अपने मार्ग में विस्तृत खड्डे पार्श्वों वाली घाटी की क्रम रचना करती है। आमस मृदा में उपस्थित मृत जीवांश। चिप्रिका किसी नदी का वह भाग जहाँ जल की गति बहुत तीव्र होती है क्योंकि नदी तलों में उपस्थित कठोर चट्टानों से अवरोध पैदा होता है। ये जो किताब कहते हैं ना वो सब हैं पाठ के नहीं है। कोई बात नहीं है ना। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।